है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड अड्डा में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति के बारे में अनेक विद्वानों का अनेक मत है कि इस जनजाति का नाम उरांव क्यों पड़ा। तो एक विद्वान के अनुसार जब राम जी रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो राम जी की जो वानर सेना थी उस सेना में इस जनजाति का अस्तित्व मिलता है। ठीक है, और जब राम जी ने रावण को हराया और अपने गृह राज्य की ओर वापस आ गए तो कुछ दिनों के पश्चात राम जी की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु के शोक में यह जनजाति ओ राम कहना शुरू कर दी। उसके बाद इस जनजाति का नाम ओराम पड़ गया और धीरे धीरे टूटता हुआ यह शब्द उरांव की ओर तब्दील हो गया। तब से यह जनजाति उरांव कहलाने लगी। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति जो है वो झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है वो संथाल है और दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति वो उरांव है और भारत की ये चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इस जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन था। तो इसमें भी अनेक विद्वानों का अनेक प्रकार से मत है। कोई बोलता है कि यह जनजाति बांग्लादेश से आई थी, तो किसी ने कहा ये जनजाति पूर्वोत्तर भारत से आई थी, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने एक मत होकर माना कि यह जनजाति दक्कन अर्थात दक्षिण से होते हुए यहाँ पे आई। वहाँ से यह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बसी और सर्वाधिक संकेंद्रण इसका यहीं पर हो गया। ठीक है, तो यह जनजाति क्या है कि यह जनजाति दक्कन से होते हुए झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में आके बसी और सर्वाधिक संकेंद्रण इनका यहीं पर हो गया। इस जनजाति ने जब छोटा नागपुर क्षेत्र आई तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जंगलों को साफ किया और कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आकर जो उरांव बसे उन्हें भुइंहर कहा गया। उसके द्वारा बसाया गया गांव भुइंहरी गांव कहलाया और उसके बाद आने वाले उरांव को रैयत या जेठ रैयत कहा गया। ठीक है, तो उरांव जनजाति दक्कन से होते हुए झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में आई और सर्वाधिक संकेंद्रण इनका छोटा नागपुर में ही हो गया। उसके बाद इन्होंने जंगलों को साफ किया और कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो जो सबसे पहले उरांव आए उन्हें भुइंहर कहा गया और उन्होंने जो गांव बसाया वो भुइंहरी गांव कहलाया। उसके बाद जो उरांव आए उन्हें रैयत या जेठ रैयत कहा गया। भाषा और प्रजाति दोनों दृष्टि से ये द्रविड़ समूह में आती है। ठीक है, प्रजातीय दृष्टिकोण से भी ये द्रविड़ में आती है और भाषाई दृष्टिकोण से भी ये द्रविड़ में आती है। द्रविड़ अर्थात दक्षिण, क्योंकि ये दक्षिण से होते हुए झारखंड आई थी तो इसकी भाषा भी और प्रजाति दोनों ही द्रविड़ मानी गई है। उरांव खुद को कुड़ुक कहते हैं जिसका अर्थ होता है मनुष्य। ये शुरुआती में अपने आप को कुड़ुक कहते थे जिसका अर्थ ही होता है मनुष्य। तो धीरे धीरे इसका नाम फिर बाद में उरांव पड़ गया। इसकी भाषा भी कुड़ुक है। शुरू करते हैं उरांव की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। परिवार उरांव जनजाति की मूल और सबसे छोटी इकाई है। परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है, अर्थात जो पिता होता है वो परिवार का मुखिया होता है और परिवार के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णयों में पिता की ही अहम भूमिका होती है। उरांव 14 टोटेमिक का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, गोत्रों में बटा हुआ है, अर्थात इनके गोत्र में जो गोत्र चिन्ह उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसे टोटेमिक कहा गया है।
कुछ महत्वपूर्ण गोत्र इस प्रकार है। पहला है तिर्की, दूसरा है कच्छप, इसका गोत्र चिन्ह कछुआ। तीसरा है मिंज, चौथा है खलखो। खलखो का गोत्र चिन्ह मछली होता है, ठीक है। पांचवा है एक्का, छठा है केरकेट्टा, सातवां है लकड़ा, लकड़ा का गोत्र चिन्ह होता है लकड़बग्घा। आठवां है तिग्गा, गोत्र चिन्ह बंदर। नौवां है टोप्पो, 10 है कुजूर। तो ये हो गए गोत्र और इन लोग के गोत्र चिन्ह। ये गोत्र चिन्ह को मारना खाना वर्जित समझते हैं और इनकी पूजा करते हैं। अब आते हैं उरांव का विवाह पद्धति। तो समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, अर्थात समान गोत्र में उरांव जनजाति विवाह नहीं करती। झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उसमें अधिकांश जनजातियों में समगोत्रीय जो विवाह होता है वो निषिद्ध होता है। समान गोत्र में विवाह करना ये अपने धर्म के खिलाफ समझते हैं। विवाह का स्वरूप बहिर्गोत्र के आधार पर होता है। ये बहिर्गोत्र में विवाह करते हैं। देखिए, उरांव जनजाति में एक विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, ठीक है। 2 विवाह भी होता है लेकिन एक विवाह का जो प्रचलन है ना वो इस जनजाति में सर्वाधिक है। विधवा विवाह और तलाक दोनों का प्रचलन है। विधवा विवाह भी किया जाता है और तलाक भी दिया जाता है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, विवाह का स्वरूप बहिर्गोत्र के आधार पर है, एक विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है, विधवा विवाह और तलाक दोनों का प्रचलन है लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। अब आते हैं उरांव का जो सबसे प्रचलित विवाह है। तो मैंने पहले भी जब संथाल जनजाति पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि सभी जनजातियों में जो सबसे प्रचलित विवाह होता है उसमें वर पक्ष की ओर से वधु मूल्य देना पड़ता है, वह ही विवाह सबसे प्रचलित विवाह कहलाता है। तो उरांव जनजाति का जो सबसे प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह कहलाता है। यह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, ठीक है। क्या है, सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह और इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। सेवा विवाह और गोलट विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है। यह जनजाति समग्रामा विवाह के सिद्धांत को नहीं मानती है। एक ही गांव में लड़का और लड़की का विवाह पसंद नहीं किया जाता है, अर्थात एक ही गांव में लड़का और लड़की विवाह नहीं कर सकते, वो दूसरे गांव में कर सकते हैं। तो विवाह में हमने क्या देखा कि इनका जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है। इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। सेवा विवाह और गोलट विवाह का भी प्रचलन है। यह जनजाति समग्रामा विवाह के सिद्धांत को नहीं मानती है और एक ही गांव में लड़का और लड़की का विवाह करना पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं उरांव का युवा गिरा। तो युवा गिरा वह होता है जिसमें अविवाहित लड़के और लड़कियां महत्वपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो क्या कि अविवाहित लड़के और लड़कियां जहां पर गीत संगीत नृत्य आदि का प्रशिक्षण लेती है वह संस्था युवा गिरा के नाम से जाना जाता है। तो उरांव का जो युवा गिरा है उसे घुमकड़िया कहा जाता है, ठीक है। क्या, घुमकड़िया। घुमकड़िया 2 प्रकार के होते हैं। लड़कों के लिए अलग घुमकड़िया होता है, लड़कियों के लिए अलग घुमकड़िया होता है। लड़कों के जो घुमकड़िया होते हैं उसे जोक एड़पा या धांगर कुड़िया कहा जाता है, जबकि लड़कियों के घुमकड़िया को पेल एड़पा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लड़कों के घुमकड़िया और लड़कियों के घुमकड़िया के दोनों के एक प्रमुख होते हैं। तो लड़कों के घुमकड़िया को के जो प्रमुख होंगे उन्हें महतो या धांगर महतो कहा जाएगा, जबकि लड़कियों के घुमकड़िया के प्रमुख बड़की धांगरिन कहलाती है। और ये जो लड़कियों की घुमकड़िया की प्रमुख होगी वो गांव की प्रायः विधवा या कोई वरिष्ठ महिला होगी।
घुमाकड़िया में प्रवेश प्रायः 10 से 11 वर्षों में होता है और जैसे ही आप विवाहित होंगे इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। घुमाकड़िया में प्रवेश प्रायः सरहुल के समय और 3 वर्षों में एक बार होता है, अर्थात 3 वर्ष में जब सरहुल आएगा उस समय घुमाकड़िया की सदस्यता आपको मिलेगी। इसके अधिकारी भी 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, अर्थात जो लड़कों का जो प्रमुख था महतो या धांगर महतो और लड़कियों की जो प्रमुख थी वो बड़की धांगरिन, वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। तो हमने क्या देखा कि उरांव का युवा गिरा घुमाकड़िया कहलाता है, लड़कों के घुमाकड़िया को जोखेड़पा या धांगर कुड़िया कहते हैं, जबकि लड़कियों के घुमाकड़िया को पेलेड़पा कहा जाता है। लड़कों के जो घुमाकड़िया के प्रमुख होते हैं वो महतो या धांगर महतो कहलाते हैं और लड़कियों के घुमाकड़िया के जो प्रमुख होगी वो बड़की धांगरिन कहलाएगी। प्रवेश प्रायः 10 से 11 वर्षों में होगा, विवाहित होते ही इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। घुमाकड़िया में प्रवेश प्रायः सरहुल के समय और 3 वर्ष में एक बार होता है। इसके अधिकारी भी 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। अब आते हैं उरांव की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था में हमें सबसे पहले पढ़ना है धर्मेश या धर्मी। ठीक है, धर्मेश या धर्मी ये उरांव के सबसे प्रमुख देवता होते हैं। सबसे प्रमुख देवता धर्मेश होते हैं। ये जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समकक्ष माने जाते हैं। धरती माता इनकी दंपति मानी जाती है। ठीक है, तो उरांव का जो सबसे प्रमुख देवता है वो धर्मेश हुए। ये जीवन और प्रकाश देने में सूर्य के समकक्ष माने जाते हैं। धरती माता इनकी दंपति मानी जाती है। अब दूसरा देवता जो है वो है मारंग बुरु। मारंग बुरु का अर्थ होता है पहाड़ देवता। पहाड़ देवता को उरांव में मारंग बुरु कहा जाता है। तीसरा देवता जो है वो है ठाकुर देव अर्थात ग्राम देवता। ग्राम देवता को ठाकुर देव के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो प्रमुख देवता है वो है डिहवार, जिसे सीमांत देवता के नाम से जाना जाता है। सीमांत देवता को डिहवार कहा जाता है। अब है पुरजात्मा। पुरजात्मा इसका अर्थ होता है कुल देवता। उरांव के कुल देवता को पुरजात्मा कहा जाता है। पाहन धार्मिक प्रधान होता है। उरांव गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है और इसका सहायक पुजारा कहलाता है। सरना इन लोग का पूजा स्थल कहलाता है। संथाल समाज के अधिकांश जनजाति में पूजा स्थल को सरना ही कहा जाता है, जबकि शासन पूर्वजों की आत्मा जहाँ निवास करती है उसे शासन कहा जाता है। कुंदी उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल है। जहाँ पर अस्थियों का विसर्जन होता है वो कुंदी कहलाता है। तो एक बार और देखते हैं कि धर्मेश उरांव के सबसे प्रमुख देवता है। जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समकक्ष है। धरती माता इनकी दंपति मानी जाती है। मारंग बुरु पहाड़ देवता हुए। ठाकुर देव ग्राम देवता हुए। डिहवार सीमांत देवता हुए। पुरजात्मा कुल देवता। पाहन धार्मिक प्रधान। सहायक पुजार। सरना पूजा स्थल। शासन पूर्वजों की आत्मा जहाँ निवास करती है। और कुंदी उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल। चलिए अब आगे देखते हैं हड़बोरा संस्कार। तो हड़बोरा संस्कार उरांव में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ष भर में मरे सभी गोत्र के सभी लोगों की हड्डी नदी में निक्षेपित की जाती है। क्या एक वर्ष में सभी गोत्रों के सभी लोगों की हड्डी एक साथ जमा करके नदी में निक्षेपित की जाती है। इसे हड़बोरा संस्कार के नाम से जाना जाता है। हड़बोरा संस्कार होने के बाद उनकी आत्माएं पूर्वजों की आत्माएं से जा मिलती है। इस मिलन को कोहा बेंजा कहा जाता है। क्या हड़बोरा संस्कार में हमने क्या देखा कि इसमें वर्ष भर में मरे सभी गोत्रों के सभी लोगों की हड्डी नदी में निक्षेपित की जाती है। अब हड़बोरा संस्कार होने के बाद उनकी आत्माएं पूर्वजों की आत्मा से जा मिलती है और इस मिलन को कोहा बेंजा कहते हैं। ठीक है, अब है भेलवा पूजा। भेलवा पूजा रोपनी के समय की जाने वाली पूजा, अर्थात फसल रोपनी के समय की जाने वाली पूजा भेलवा पूजा के नाम से जाना जाता है। जबकि गौरैया पूजा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार की जाने वाली
पूजा है। ठीक है, भेलवा पूजा क्या है? फसल रोपनी के समय की जाने वाली पूजा, जबकि गौरैया पूजा गांव के कल्याण के लिए एक वर्ष में जो पूजा की जाती है गौरैया पूजा कहलाता है। ठीक है, उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास रखते हैं। शव को दफनाने की प्रथा प्रचलित है। संथाल जनजाति में हमने देखा कि शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा है, जबकि उरांव जनजाति में शव को दफनाने की प्रथा है। क्यों? क्योंकि इनके सभी जो कर्म होते हैं, क्रिया कर्म होते हैं, वो ईसाई परंपरा के अनुरूप होते हैं। ठीक है, उरांव का प्रमुख त्यौहार सरहुल, कर्मा, जितिया, नावाखानी और फागु जतरा आदि है। अब देखते हैं उरांव जनजाति में जो जो छूट गया वो हम एक्स्ट्रा में लिखे हैं। ठीक है, उरांव जनजाति प्रतिवर्ष बैसाख में विषु या सुसेंद्रा करती है। सेंद्रा का अर्थ ही होता है शिकार। ठीक है, सेंद्रा का अर्थ शिकार। तो वैसाख के समय जो किया जाता है शिकार उसे विषु या सुसेंद्रा कहा जाता है। फागुन के समय जो शिकार किया जाता है उसे फागु सेंद्रा कहा जाता है, जबकि वर्षा ऋतु में जेठ सेंद्रा किया जाता है। वैसाख में विषु या सुसेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु में जेठ सेंद्रा। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर और दिसंबर धान काटने के बाद होता है। इनका मुख्य पेशा कृषि है। तो सभी जनजातियों का मुख्य पेशा कृषि ही होता है। ठीक है, अब एक पद्धति है पसरी या पाचा प्रथा। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले उससे अपने खेत जोतने कोड़ने में सहायता मिलती है। अर्थात अगर मेरे पास हल बैल है और किसी के पास हल बैल नहीं है, अगर मैंने अपना हल बैल उसे दे दिया तो उसने उसके बदले में हमारा जो खेत है उसे जोत कोड़ दिया। अर्थात इससे क्या हुआ? मेहनत का विनिमय हुआ। ठीक है, इस पद्धति को पसरी या पाचा पद्धति कहा जाता है। ठीक है, जहां पर मेहनत का विनिमय हो। झारखंड की सभी जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव का हुआ है, और होना भी है, क्योंकि यह जनजाति सबसे अधिक पढ़ी लिखी जनजाति का दर्जा इसे प्राप्त है। ठीक है, झारखंड की सभी जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है और सबसे अधिक पढ़ी लिखी जनजाति का दर्जा भी इसे प्राप्त है। इस जनजाति में रक्त बी समूह की अधिकता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि कोई भी जनजाति पूछे कि इस जनजाति में कौन सा रक्त पाया जाता है, तो रक्त बी मारना है। ठीक है, क्योंकि सभी जनजातियों में रक्त बी समूह की अधिकता पाई गई है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती और हड़िया इनका प्रिय पेय पदार्थ है। ठीक है, इस जनजाति के अधिकांश लोग बंदर का मांस नहीं खाते हैं और हड़िया इनका प्रिय पेय है। यह जनजाति त्यौहार में देखिए पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो करैया कहलाता है और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खनरिया कहलाता है। जो पुरुष वस्त्र धारण करते हैं उस वस्त्र को करैया कहा जाता है, जबकि महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खनरिया कहलाता है। ठीक है, इस जनजाति में गोदना की प्रथा विशेषकर महिलाओं में बहुत अधिक प्रचलित है। ठीक है, उरांव जनजाति और खड़िया जनजाति में गोदना की प्रथा सर्वाधिक प्रचलित मानी गई है। ऐसा कहावत है कि मरने पर सारे गहने उतार लिए जाते हैं, लेकिन गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। ठीक है, इसलिए इस जनजाति में गोदना की प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है। अब है अखड़ा। उरांव का जो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जहाँ पर प्रायः विशेष अवसरों पर नाच गान होता है, अखड़ा कहलाता है। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ठीक है, अगर इस वीडियो का आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर उसके बाद भी आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाके झारखंड अड्डा सर्च मारें और जुड़े और इसका PDF प्राप्त करें। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो मुंडा जनजाति से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।